नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे CHO-MIS एप्लीकेशन में नए CHO का रजिस्ट्रेशन किया जाना एवं रजिस्ट्रेशन के उपरांत लॉगिन करते हुए सभी 20 इंडिकेटर्स को फिल किया जाना। इसके लिए जो URL उपयोग किया जाना है वो है nhm-cho.in /cho सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा। आप चाहें तो इसको अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पेज में जाएंगे तो वहां पर भी यह आपको मिल जाएगा। आप वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट CHO-MIS एप्लीकेशन का वेब पेज ओपन कर सकते हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि कभी भी आपको रजिस्ट्रेशन के समय या लॉग इन करते समय या PBI फिल कर तो आप नीचे दी गई ईमेल आईडी bcpmapp@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से अपनी शिकायत लिख सकते हैं, जिसका कि रिजोल्यूशन आपको मेल पर ही मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आप हेल्प डेस्क के नंबर +91 900 541 9482 पर कॉल करके अपनी समस्या अवगत करा सकते हैं तथा अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। याद रखें, कॉल करने के लिए टाइमिंग है मंडे से फ्राइडे 9 AM to 6 PM। इसी समय ड्यूरेशन पर कॉल करें। चलिए चलते हैं CHO-MIS के वेब पेज पर। तो जैसा हम देख रहे हैं कि CHO-MIS के URL nhm-cho.in /cho/login.php इसको यूज अगर हम वेब पेज ओपन करेंगे तो हमारा वेब पेज कुछ इस तरह से ओपन होकर आता है। यह है CHO-MIS एप्लीकेशन का वेब पेज, लॉगिन पेज। bcpmapp@gmail.com ये ईमेल आईडी है जो कि स्क्रीन पर चल रही है। आप इस पर अपनी समस्याएं मेल के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मोबाइल नंबर जो मैंने अभी बताया वही मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर पर कॉल करके भी अपनी समस्याओं का निदान प्राप्त कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में नए CHO को रजिस्ट्रेशन करना होता है और रजिस्ट्रेशन के लिए आप देख सकते हैं कि आपके राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन आ रहा है, इस क्लिक करना होता है। इस पर क्लिक करने के उपरांत आपका रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। यदि आप पहले ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको डायरेक्ट लॉगिन में जाना है। लॉगिन में यूजर आईडी आपका NIN नंबर है और पासवर्ड जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय जनरेट किया था वह पासवर्ड आपको यहाँ पर पासवर्ड वाले खाने में प्रयोग करना है। उसके जस्ट उपरांत कैप्चा फिल करना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। यदि आप रजिस्ट्रेशन के उपरांत पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड, ये नीचे ऑप्शन है लॉगिन के जस्ट नीचे, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक हियर, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन पूछेगा कि आपका NIN नंबर क्या है और आपकी ईमेल आईडी पूछेगा जो ईमेल आईडी हमने रजिस्ट्रेशन के समय प्रयोग की थी। उसको डालेंगे तो आपका पासवर्ड रिकवर हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ फॉरगॉट पासवर्ड का प्रयोग कैसे करेंगे। तो मैं क्लिक हियर पर क्लिक करता हूँ। तो ये क्लिक हियर पर क्लिक करने के उपरांत कुछ ऐसा पेज ओपन हुआ है जिसमें यूजर आईडी पूछ रहा है और ईमेल आईडी पूछ रहा है। यूजर आईडी आपका NIN नंबर है और ईमेल आईडी आपका मेल आईडी है जो कि मेल आपने रजिस्ट्रेशन के समय प्रयोग किया था। यदि अपना ईमेल आईडी भी आप भूल गए हैं तो फिर आपको टेक्निकल असिस्टेंस के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करनी होगी। वहां पर कॉल करके अपना सब सेंटर का नाम बताते हुए और NIN बताते हुए आप अपना ईमेल आईडी पता कर सकते हैं। अभी हम लॉगिन पे चलते हैं। रजिस्टर पर क्लिक करने के जस्ट उपरांत आपको कुछ ऐसा वेब पेज मिलेगा जिसमें आपको मोबाइल नंबर अपना डालना है। याद रखें, इसमें वही मोबाइल नंबर डालें जिसका आप रेगुलर यूज करते हैं और गेट OTP पर क्लिक कर देंगे। OTP सेंड सक्सेसफुली, इसके उपरांत ओके पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन आ जाएगा, यहां पर आपके मोबाइल में आया हुआ OTP डालेंगे। और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब ये रजिस्ट्रेशन पेज आपको कंप्लीट फिल करना है। इसमें डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, आपका सब सेंटर का नाम, आपकी लिस्ट का नाम, NIN नंबर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई,
वाटर सप्लाई, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन कवरेज, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 37%, SWC डिलीवरी पॉइंट अवेलेबिलिटी, फंक्शनल टॉयलेट, इतना आपकी SWC से संबंधित पूछा जाएगा। इसके उपरांत बेसिक इंफॉर्मेशन CHO की पूछी जाएगी। CHO का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, HMIS ID, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैटेगरी ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और उसके तुरंत उपरांत आपके SWC से रिलेटेड भी कुछ पूछा जाएगा। तो इसको हम अभी स्टेप बाय स्टेप फिल करते हैं। मान लेते हैं कि मैं लखनऊ का हूं, लखनऊ में एज ए CHO मैं वर्क कर रहा हूं, तो मुझे फॉर्म फिल करना है, तो मैं लखनऊ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करूंगा। इसके उपरांत ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा। जो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर उसी डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक्स आपको दिखेंगे ब्लॉक में। तो ये लखनऊ के ब्लॉक्स हैं। मैंने काकोरी सिलेक्ट कर लिया है। काकोरी में जब आप सिलेक्ट करेंगे ब्लॉक में, तो उसके उपरांत आपको उस ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सभी सब सेंटर दिखेंगे। तो इस लिस्ट में से आप अपना सब सेंटर सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मेरा सब सेंटर है जगतपुर, तो मैं जगतपुर सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हो सकता है कि आपका सब सेंटर इस लिस्ट में ना दिखे। यदि आपका सब सेंटर इस लिस्ट में नहीं दिख रहा है, तो आपको सबसे लास्ट में अदर ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अदर पर सिलेक्ट करेंगे तो एक और बॉक्स खुल के आ जाएगा, अदर सब सेंटर नेम। तो इसमें मैनुअली अपने सब सेंटर का नाम आप फिल कर देंगे। तो मैं जगतपुर प्रयोग कर रहा हूं, आप अपनी लिस्ट में दिया हुआ सब सेंटर ही सिलेक्ट करेंगे। यदि लिस्ट में नहीं है तो अदर का ऑप्शन प्रयोग करेंगे। देखिए मैं अभी जगतपुर सिलेक्ट करता हूं, जैसे ही लिस्ट का दिया हुआ सब सेंटर सिलेक्ट करूंगा तो अदर सब सेंटर वाला बॉक्स अपने आप चला जाएगा। ये देखिए। इसके जस्ट उपरांत आपको आपके सब सेंटर की लिंक PSC सेलेक्ट करनी होगी। लिंक PSC आपको इस लिस्ट में मिलेगी। यदि मिल जाती है तो आप सिलेक्ट कर लेंगे, अगर यदि नहीं मिलती है तो अदर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मुझे कोई PSC का नाम नहीं दिख रहा है, तो मैं अदर पर क्लिक करूंगा। अदर पर क्लिक करने के उपरांत अदर PSC मैनुअली फिल करने के लिए एक बॉक्स नया ओपन हो जाता है, तो इसमें मैं फिल कर देता हूँ। मान लीजिए जगतपुर का PSC है जेहटा, तो मैं जेहटा फिल कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि अदर PSC वह PSC होती है जो आपके सब सेंटर के नियरेस्ट होती है। आपके सब सेंटर से नियरेस्ट PSC या CSC जो भी है वो आपका लिंक्ड PSC या CSC होगा, उसी को फिल करेंगे। यदि आपको नहीं नॉलेज है तो आप अपने BCPM के माध्यम से पता कर सकते हैं कि आपके लिंक्ड PSC या CSC कौन है। इसके जस्ट उपरांत आप अपना NIN नंबर फिल करेंगे। टेन डिजिट NIN नंबर फिल करना होगा, मैंने फिल कर दिया है। इसके जस्ट उपरांत पूछ रहा है कि आपके सब सेंटर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है या नहीं है। यदि है तो यस, नहीं है तो नो करेंगे। तो मैं यस करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाटर सप्लाई से संबंधित है। पूछ रहा है वाटर सप्लाई किस तरह की है, पाइपलाइन है, हैंडपंप है या वाटर सप्लाई है नहीं। हम हैंडपंप करते हैं, आपके यहाँ जो स्थिति है आप वो फिल करेंगे। इसके जस्ट उपरांत पूछ रहा है कि आपका सब सेंटर जो है कितनी पॉपुलेशन कवर करता है। तो आमतौर पे सब सेंटर 5000 से लेके 7000 तक का पॉपुलेशन कवर करते हैं। कुछ सब सेंटर्स जो हैं ज़्यादा पॉपुलेशन भी कवर करते हैं। तो जैसी भी स्थिति है, जो भी पॉपुलेशन आपकी सब सेंटर कवर करता है उस पॉपुलेशन को यहाँ पर फिल करना है। मैं 7000 फिल कर रहा हूँ। जैसे ही यहाँ हम पॉपुलेशन फिल करेंगे तो इस बॉक्स में जो ग्रे कलर का दिख रहा है यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसका 37% आ जाएगा। ये इसलिए पूछा गया है क्योंकि आप जानते हैं कि 30 ईयर या उससे ज़्यादा के एज के लोगों की स्क्रीनिंग की जानी है, और एक स्टैंडर्ड फार्मूला है कि टोटल पॉपुलेशन का 37% जो होता है वो 30 ईयर प्लस एज ग्रुप होता है। तो 30 ईयर प्लस एज ग्रुप पता करने के लिए ही यहाँ पर ये फार्मूला लगाया गया है। यानी कि 7000 जो पॉपुलेशन आपके सब सेंटर पे है उसमें से 2590 लोगों की आप लोगों को स्क्रीनिंग करनी है। SWC डिलीवरी पॉइंट अवेलेबिलिटी, ये पूछ रहा है क्या आपका SWC
डिलीवरी पॉइंट है या नहीं है। तो यदि है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। मैं अपने केस में नो कर रहा हूं। इसके उपरांत जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनल टॉयलेट। क्या आपके SWC में फंक्शनल टॉयलेट है? यदि है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। मैं यस कर रहा हूं। यस करने के उपरांत नेक्स्ट बॉक्स अपने आप ओपन हो जा रहा है जिसमें पूछ रहा है कितने फंक्शनल टॉयलेट। तो फंक्शनल टॉयलेट काउंट यदि आपके यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे, यदि 1 है तो 1 लिखेंगे। मैं अपने केस में 1 लिख रहा हूं। अब CHO का नाम पूछ रहा है तो CHO अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे। मैं टेस्ट ID बना रहा हूं तो टेस्ट लिखूंगा और अपना नाम लिखूंगा। जेंडर मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो लिखेंगे। इसके उपरांत डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। इसके लिए सबसे ऊपर नवंबर 2022 यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ईयर आपके आ जाएंगे। जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है वहां पर जाएंगे। ईयर पर क्लिक करेंगे तो मंथ ओपन होके आ जाएंगे। मंथ पर सिलेक्ट करेंगे तो आपकी डेट सिलेक्ट हो जाएंगी और डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे। EHRMS ID पूछ रहा है। HRMS ID का मतलब होता है EHRMS कोड, जो कि आपकी मानव संपदा ID है। यहां पर आपको अपनी मानव संपदा ID फिल करनी है। मान लेता हूं मैं मेरी मानव संपदा ID है 219932। इसके उपरांत मोबाइल नंबर ऑटो फिल आता है, इसलिए क्योंकि मोबाइल नंबर शुरू में ही रजिस्ट्रेशन के समय पूछा गया था। यदि आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो फिल करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन GNM और BSc नर्सिंग, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मैं BSc नर्सिंग सिलेक्ट कर रहा हूं। कैटेगरी ऑफ ज्वाइनिंग, जिस कैटेगरी में आपकी ज्वाइनिंग हुई है वो कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। मेरे केस में जनरल सिलेक्ट कर रहा हूं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिस डेट को आपने ज्वाइनिंग किया है वो डेट सिलेक्ट करेंगे। मैं अपने केस में 2020 Jan 20 ये सिलेक्ट कर रहा हूं। अब इसके उपरांत आप देखेंगे कि नंबर ऑफ विलेजेस एज पर BCPMIS, इनका ये कहना है कि BCPMIS में पहले से जो डेटा फीड है उसके अनुसार आपके SWC सब सेंटर पर 6 गांवों को कवर करता है, 6 विलेजेस को। तो ये पहले से फिल हो क्या रहा है। इसके उपरांत आपसे पूछा जा रहा है कि आपके अकॉर्डिंग कितने विलेजेस को कवर करता है। यदि जितना यहां पर दिया उतना ही है तो वही फिल कर देंगे, अदरवाइज कुछ डिफरेंट है तो आप एग्जैक्ट वही फिल करेंगे जो आपको पता है। नंबर ऑफ भाषा BCPMIS के अनुसार 6 है, मगर आपके अनुसार अगर 5 है तो आप 5 फिल कर सकते हैं। ANM का नाम बसंती है तो यहां पर आपको 1 ही फिल कर देना है। ईमेल ऑफ CHO, अब यहां पर CHO की ईमेल फिल की जानी है तो आप यहां पर अपनी ईमेल ID डालते हुए, मैं अपनी ईमेल ID सिलेक्ट कर लेता हूं। के उपरांत एक पासवर्ड जनरेट करेंगे। पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, सेम पासवर्ड जो यहां पे बनाएंगे वो वही पासवर्ड यहां पर डालेंगे और इस पासवर्ड को हमेशा के लिए याद रखें, क्योंकि इसी से आप हमेशा लॉगिन करेंगे। पासवर्ड में याद रखें एक कैपिटल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और एक न्यूमेरिक कैरेक्टर जरूर रखें। ऐसा करने से आपका पासवर्ड स्ट्रांग रहेगा। इतनी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आप नोट कर लें अपना पासवर्ड, क्योंकि पासवर्ड आपको याद रखना ही होगा। यदि पासवर्ड भूल गए तो फिर आपको रिकवरी करनी होगी, जैसे कि मैंने अभी बताया था। तो ये फॉर्म आप देख सकते हैं पूरा फिल हो गया है। आपको भी ऐसे ही फॉर्म फिल कर लेना है और रजिस्टर पर क्लिक करना है। मैंने क्लिक कर दिया है। Please check your details you have filled correctly. Okay. Your details are submitted successfully. Once your registration is approved, you will be able to log in by NIN number as user ID and password you entered. अब ये यहाँ पर कह रहा है कि आपने सबमिट कर दिया है।
और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा, आपको अपने लॉगिन आईडी का और वो पासवर्ड जो आपने जनरेट किया है उसको डालते हुए आप लॉगिन कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन के उपरांत हम वापस लॉगिन पेज पर जाएंगे और यूजर आईडी के स्थान पर NIN नंबर अपना फिल करेंगे। इसके उपरांत पासवर्ड फिल करेंगे, वही पासवर्ड जो रजिस्ट्रेशन के समय हमने बनाया था। इसके जस्ट उपरांत तीसरे बॉक्स में हम कैप्चा फिल करेंगे, जो यहाँ पर लिख के आता है सेम वही कैप्चा हम यहाँ पर बॉक्स में फिल करेंगे। यदि आप रजिस्ट्रेशन के कुछ दिनों के उपरांत लॉगिन कर रहे हैं और अपना लॉगिन भूल गए हैं या आपने नोट नहीं किया था, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप नीचे दिए गए क्लिक हियर ऑप्शन, फॉरगॉट पासवर्ड, क्लिक हियर ऑप्शन में जाकर के अपना पासवर्ड फिर से प्राप्त कर सकते हैं। फॉरगॉट पासवर्ड के केस में यदि आप पासवर्ड अपना भूल गए हैं तो आप क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे, यहाँ फॉरगॉट पासवर्ड क्लिक हियर। इसके उपरांत यूजर आईडी में अपना NIN नंबर फिल करेंगे 21 और ईमेल वाले बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी जो रजिस्ट्रेशन के समय आपने यूज की थी उसका प्रयोग करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद रीसेट पासवर्ड के लिए ऑप्शन आएगा, ये कह रहा है कि आप नया पासवर्ड बना लीजिए। तो मैं नया पासवर्ड क्रिएट करता हूं और सबमिट पर क्लिक कर देता हूं। कांग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली चेंज योर पासवर्ड। अब ओके कर देंगे। इसके उपरांत अभी जो हमने नया पासवर्ड बनाया है उसके साथ उसका इस्तेमाल करते हुए हम लॉगिन करेंगे। सबसे ऊपर NIN नंबर डालेंगे, इसके उपरांत अपना नया बनाया वो पासवर्ड डालेंगे। इसके उपरांत कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा वही फिल करेंगे जो यहां पर दिया हुआ है ब्लू बॉक्स में, वही हम यहां फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इसमें फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करेंगे 22-23। इसके बाद मंथ सिलेक्ट करेंगे, जिस मंथ का आपको PBI फिल करना है वो मंथ सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मुझे सितंबर का फिल करना है तो मैं सितंबर सिलेक्ट करूंगा और सबमिट पर क्लिक कर दूंगा। तो इस तरीके का बॉक्स खुल के आएगा जिसमें आपके ब्लॉक का नाम आएगा और आपके यहाँ कितनी आशा है ये सब डिटेल आएगी। इसमें आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा डेटा एंट्री फॉर्म, एक आएगा प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो आप डेटा एंट्री में जाकर के अपना PBI फिल करेंगे। अब प्रोग्रेस रिपोर्ट में जो भी आपने फिल किया उसको देख पाएंगे। तो अभी जाकर के हम देखेंगे कि कैसे हम PBI फिल करते हैं। तो इसके लिए डेटा एंट्री फॉर्म पर क्लिक करेंगे। इसके उपरांत CHO इंसेंटिव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस तरह का बॉक्स ओपन होकर आएगा। इस पर हम 22-23 सिलेक्ट कर लेंगे। इसके उपरांत वो हम मंथ सिलेक्ट कर लेंगे जिसके लिए हम PBI क्लेम कर रहे हैं। तो हम सितंबर मंथ सिलेक्ट करेंगे और गो पर क्लिक करेंगे। इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा जिसमें आपके 20 इंडिकेटर्स जो PBI के हैं वो सब दिए हुए हैं एक एक करके। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर नॉट स्टार्टेड आ रहा है। नॉट स्टार्टेड इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने PBI के लिए अभी कोई भी प्रक्रिया नहीं की है। तो अभी हम PBI का इंडिकेटर वाइज कैसे फॉर्म फिल करेंगे वो मैं बताऊंगा। इसके लिए सबसे ऊपर जाएंगे, राइट हैंड साइड में आप देखेंगे ब्लू कलर से एंट्री, यह एंट्री ऑप्शन आ रहा है, यहां पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह का पेज ओपन होकर के आएगा जिसमें कि आपका सब सेंटर का नाम, मंथ और फाइनेंशियल ईयर दिया है। इसके उपरांत नीचे ये सभी PBI के इंडिकेटर्स दिए हुए हैं 20।
पहला इंडिकेटर है एएनसी से संबंधित। तो इसमें जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये ग्रीन पट्टी जो है जिस पर आपके इंडिकेटर का नाम लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो वह संबंधित इंडिकेटर पीबीआई का ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक आ जा रहा है कि नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन हु रिसीव्स एएनसी सर्विसेज अगेंस्ट नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन हु रिसीव एएनसी सर्विसेज एज पर शेड्यूल इन ए मंथ। ठीक है, इनका कहना यह है कि जितनी भी आपके यहाँ रजिस्टर्ड हैं नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, उसमें से कितनी वुमेन्स ने आपके यहाँ एएनसी सर्विसेज अवेल की। तो मान लीजिए कि उस मंथ में, सितंबर मंथ में 20 रजिस्टर्ड हैं, तो उसमें से कितनी आपके यहाँ एएनसी सर्विसेज अवेल की हैं, वो संख्या यहाँ पर फिल करनी है। देखिए पीबीआई उसी केस में आपको एएनसी का मिलेगा। टारगेट आपका क्या है 80%, यहाँ पर टारगेट परसेंटेज दिया है और यहाँ पर 80 लिखा हुआ पहले से। इसका मतलब ये है जितनी भी रजिस्टर्ड आपके यहाँ प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनके अगेंस्ट में आपको 80% को मिनिमम एएनसी सर्विसेज प्रोवाइड करानी है, तभी इस इंडिकेटर का आपको पीबीआई मिलेगा और उसी के अनुपात में एएनएम और आशा को पीबीआई मिलेगा। तो 20 अगर आपके यहाँ रजिस्टर्ड है तो 20 का 80% होता है 16, तो मिनिमम 16 को आपको एएनसी सर्विसेज देनी है। 16 जैसे यहाँ फिल करेंगे तो देखिए 1000 रुपये पीबीआई सीएचओ का एक इंडिकेटर का, एएनएम का 100 रुपया और आशा का 66 रुपये अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा। यहाँ पर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हम 14 प्रेग्नेंट वुमेन को सर्विसेज देते हैं तो ये कम हो जाएगा और पीबीआई देखिए 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको मिनिमम टारगेट जो है वो पूरा ही करना है। आप 20 की 20 को, आइडियली 20 की 20 को एएनसी सर्विसेज देनी चाहिए, मगर अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो मिनिमम 80% का टारगेट तो पूरा ही करना है। तो जैसे ही 16 पर आपने सिलेक्ट किया, ये 1000 पीबीआई आपका आ गया। यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन आ रहा है, जिसमें जाकर के आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपने जिस भी लोकेशन में आपने इस इंडिकेटर से संबंधित फाइल सेव करके रखी है उसको सिलेक्ट करके आप इसमें सबमिट कर देंगे और इसके जस्ट उपरांत सेव एंड अपडेट पर क्लिक कर देंगे। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के ओर से अभी तक सितंबर मंथ तक ये कंपलसरी नहीं किया गया है कि आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड ही करें। इसके उपरांत यदि आपसे कहा जाता है तो आप अपलोड करेंगे, अदरवाइज आप इंडिकेटर्स को फिल करके सबमिट कर देंगे। तो यहाँ सेव एंड अपडेट पर क्लिक कर देंगे, ओके हो गया। तो ये एक इंडिकेटर आपका फिल हो गया। जस्ट उसके बाद एचबीएनसी विजिट का आता है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे ग्रीन पट्टी पर। तो एचबीएनसी विजिट का आप देख रहे हैं फॉर्म फिल किया गया है। इसमें 80% का टारगेट है आपका। इसमें बोला गया है टोटल नंबर ऑफ न्यूबॉर्न ड्यू फॉर विजिट दैट मंथ, यानी कि एचबीएनसी के लिए जितने भी न्यूबॉर्न्स को आपके यहाँ ड्यू थे आना, उसका 80% को आप एचबीएनसी एज पर शेड्यूल आपको सर्विसेज देनी ही है। तो मान लीजिए इस केस में भी मान लेते हैं कि हम 20 न्यूबॉर्न आपके यहाँ शेड्यूल थे और आपने 17 को सर्विसेज अवेल कराई एसबीएनसी से रिलेटेड। तो देखिए 1000 रुपीज़ सीएचओ का और 166 रुपीज़ आशा एएनएम और आशा का पीबीआई। आपका सीएचओ का पीबीआई है और एएनएम और आशा का टीम बेस्ड इंसेंटिव पीबीआई है। यदि यह 15 हो जाता है तो 80% का टारगेट नहीं पूरा होता है, इस केस में पीबीआई 0 हो जाएगा। तो इस बात का सीएचओ को ध्यान रखना है और सेव एंड अपडेट पर क्लिक कर देना है। ओके, नेक्स्ट इंडिकेटर है रूटीन इम्यूनाइजेशन से संबंधित। इसमें पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड चिल्ड्रन हुज इम्यूनाइजेशन वाज ड्यू दैट मंथ, यानी कि ऐसे चिल्ड्रन जिनका सितंबर मंथ में या जिस मंथ का आप फिल करना है उस मंथ में इम्यूनाइजेशन ड्यू है, उसके अगेंस्ट मिनिमम 90% को आपको इम्यूनाइजेशन सर्विसेज देनी है। तो हम मान लेते हैं 30 चिल्ड्रंस का सितंबर मंथ में ड्यू है इम्यूनाइजेशन, तो आप 30 के अगेंस्ट उसका मिनिमम 90% को आपको सर्विसेज देनी है। 30 का 90% होता है 27,
तो मिनिमम 27 को सर्विसेज देनी ही होंगी, तभी आपको 1000 रुपीज और आपकी एएनएम आशा को उसी अनुपात में टीबीआई मिलेगा। और इस तरह से आपका यह इंडिकेटर पूरा हो जाएगा। सेव एंड अपडेट पर क्लिक करेंगे तो योर पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुली सेव्ड और ओके पर क्लिक कर देंगे। जस्ट फोर्थ जो हमारा है इंडिकेटर वो है टीबी पेशेंट रिसीव ट्रीटमेंट। इसमें बोला गया है टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स अटेंडेड इन ओपीडी, उसके अगेंस्ट में नंबर ऑफ सस्पेक्टेड टीबी केसेस रिफर्ड फॉर डायग्नोसिस। इनका यह कहना है कि जितने भी आपके यहाँ पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में, उनमें से मिनिमम 3% लोगों को आपको आगे हायर फैसिलिटीज में टीबी के लिए भेजना है। मान लीजिए सितंबर मंथ में 400 टोटल पेशेंट्स आए अदर अलग अलग मर्ज के लिए या बीमारियों के लिए या स्क्रीनिंग के लिए, तो आप जब स्क्रीनिंग करेंगे तो स्क्रीनिंग के दौरान पाएंगे कि अगर किसी में टीबी के लक्षण है तो आपको उसको हायर फैसिलिटीज में रिफर करना है। तो 400 का 3% कितना होगा? 12 होगा। तो मिनिमम 12 पेशेंट को आपको हायर फैसिलिटी में भेजना ही भेजना है। जैसे ही 12 पेशेंट आप यहाँ फिल करेंगे आपका टीबीआई दिखने लगा, और यदि ये 12 के बजाय 10 हो जाएगा तो फिर आपका टीबीआई नहीं मिलेगा। तो आपको मिनिमम 12 लोगों को भेजना है। आइडियली तो आपको सभी को भेजना है, जितने भी मरीजों में आपको कोई भी लक्षण दिखता है, चाहे वो टीबी से रिलेटेड हो या किसी भी बीमारी से रिलेटेड हो, मगर इस इंडिकेटर को पूरा करने के लिए आपको 3% लोगों को हायर फैसिलिटी में टीबी के लिए भेजना ही भेजना है। और इसके उपरांत सेव एंड अपडेट पर क्लिक करें। इसके जस्ट बाद में फिफ्थ इंडिकेटर है ओपीडी से संबंधित। अब ओपीडी में इनका कहना है कि मिनिमम टारगेटेड ओपीडी 400 है, यानी कि एक महीने में आपको मिनिमम 400 ओपीडी करनी ही करनी है। तो यदि आपने 400 या उससे ज्यादा ओपीडी की है तो आपको पीबीआई मिलेगा, उसी अनुपात में एएनएम और आशा को टीबीआई मिलेगा। यदि उससे कम हो जाता है तो नहीं मिलेगा। मान लीजिए 399, एक भी कम है तो देख रहे हैं आप नहीं मिल रहा, तो इसको 400 होना अत्यंत आवश्यक है। तो एक सीएचओ को एक महीने में मिनिमम 400 ओपीडी करनी ही करनी। इसके उपरांत सेव एंड अपडेट पर क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद 6 हमारा जो इंडिकेटर है वो है सीवैक फॉर्म फिलिंग का, तो क्लिक करेंगे। अब ये देखेंगे 2775 पॉपुलेशन जो है ये हमारी पहले से ही फिल होकर यहाँ पे आ रही है। ये वही पॉपुलेशन है जो कि आपकी सब सेंटर कैचमेंट एरिया टोटल पॉपुलेशन का 37% है। 37% पॉपुलेशन वही पॉपुलेशन है जिनकी एज 30 ईयर या उससे ज्यादा है। इन लोगों की स्क्रीनिंग की जानी है। तो यहाँ पर सीबैक फॉर्म की बात हो रही है। तो यहाँ पर टारगेट आपका है 2.4%, यानी कि पर मंथ इस पॉपुलेशन का आपको 2.4% लोगों का सीबैक फॉर्म फिल कराना है। तो इसका 2.4% हो जाएगा, लगभग 27.1% हो जाएगा, और 54.2% अराउंड 70, अगर आप 70 लोगों को सीबैक फॉर्म एवरी मंथ फिल करते हैं तो आपको इसका इंडिकेटर का मिल जाएगा पीबीआई। ये देखिए, अगर कम लोगों को करते हैं, मान लीजिए 50 लोगों को ही करते हैं, तो फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको 2.4 टारगेट पूरा करना है। तो यह 70% ही रहेगा। और सेव एंड अपडेट पर क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। इसके उपरांत इसी का आप देख सकते हैं सीबैक फॉर्म के उपरांत जो नेक्स्ट आपका आया है इंडिकेटर, वह 2 भागों में है, 7A एंड 7B। इससे जस्ट ऊपर के जितने भी इंडिकेटर थे, एवरी इंडिकेटर 1000 रुपीज का था, मगर ये जो इंडिकेटर है जो कि 2 भागों में है, वो प्रत्येक इंडिकेटर 500 रुपीज का होगा। नेक्स्ट हमारा जो इंडिकेटर है ट्रीटमेंट फॉर हाइपरटेंशन। अब देख सकते हैं इसमें यह वही पॉपुलेशन है 37%, जो कि 30 ईयर या उससे ज्यादा के लोगों का है।
इसका 2.4%। देखिए इसका भी 2.4% ही आपका टारगेट है कि इस पॉपुलेशन का 2.4% एवरी मंथ आपको हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग ऐसे लोगों की करनी ही करनी है। तो वो करीब आपका 2.4 60 65 70 के आसपास जाएगा। तो मान लीजिए 65 लोगों की आपने हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग की, तो ये कम है 2.4 से, तो हम इसको 68 कर देते हैं। ये भी कम है तो हम इसको 70 कर देते हैं। 70 सही है, देखिए 500 रुपीज आपका ऐड हो गया है। सेव एंड अपडेट पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। इसके बाद 7B पार्ट है। इसमें पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ डायग्नोज पेशेंट फॉर हाइपरटेंशन, उसके अगेंस्ट में नंबर ऑफ हाइपरटेंशन पेशेंट्स हु रिसीव ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग फॉलोअप ट्रीटमेंट। अभी इन्होंने कहा है कि जितने भी पेशेंट्स का हाइपरटेंशन डायग्नोज हुआ है उनमें से 70% मिनिमम को आपको फॉलोअप करना है और उनको ट्रीटमेंट दिलाना है। हम मान लेते हैं कि 70 लोगों का आपने स्क्रीनिंग की, उसमें से कम 50 लोगों को या 40 लोगों को आपने हायर फैसिलिटी को रिफर किया और उनमें से भी 20 लोगों को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम। अभी ये 20 लोग जो आपको मिले हैं जिनको प्रॉब्लम थी, इनका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए और इनका रेगुलर फॉलोअप करना है एवरी मंथ। तो इसका 70% जब आप कर लेंगे तो आपको इंडिकेटर मिल जाएगा इसका पेमेंट। तो 20 पेशेंट्स का 70% हो जाएगा 14, तो 14 लोगों का अगर आपने किया तो देखिए आपको मिल जाएगा। इससे कम होगा तो आप देख सकते हैं। मैं बंदा कर देता हूं तो सेव एंड अपडेट पर क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट उपरांत नेक्स्ट इंडिकेटर है स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज। हाइपरटेंशन की तरह क्वेश्चन है, इसमें भी सेम वही है कि इतनी पॉपुलेशन का, जो कि आपकी 37% पॉपुलेशन है टोटल पॉपुलेशन का, उसके 2.4 का डायबिटीज के लिए आपको स्क्रीनिंग करनी है एवरी मंथ। तो हम मान लेते हैं 75 लोगों का आपने स्क्रीनिंग किया, तो ये इंडिकेटर का पेमेंट PBI मिल जाएगा और ओके पे क्लिक कर देंगे। कि जस्ट उपरांत स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज 8B वैसे ही है हाइपरटेंशन की तरह, टोटल नंबर ऑफ डायग्नोज पेशेंट फॉर डायबिटीज। तो आपने जैसा देखा था, मान लीजिए 75 लोगों की आपने स्क्रीनिंग की और उनमें से 40 लोग करीब हायर फैसिलिटी में रिफर हुए और उसमें से 15 लोगों को मान लीजिए डायबिटीज निकल आता है। तो इन 15 में से आपको 70% मिनिमम का फॉलोअप करना है। तो करीब 12%, ये देखिए आपको मिल गया है। सेव एंड अपडेट पर क्लिक ओके कर दें। आई होप कि आपको सारे इंडिकेटर्स समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट है टेलीकंसल्टेशन। टेलीकंसल्टेशन पर क्लिक किया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंपल है कि आपका टारगेट है कि आपको एक महीने में मिनिमम 100 टेलीकंसल्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करानी है। आपने पेशेंट्स को, जो भी पेशेंट आपके यहाँ सब सेंटर पर आ रहे हैं, उनको आपको ई-संजीवनी का प्रयोग करते हुए टेली कंसल्टेशन के माध्यम से हायर फैसिलिटीज पे जो मेडिकल ऑफिसर्स या स्पेशलिस्ट हैं उनसे जुड़ते हुए इनको आप बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रोवाइड कराई जानी है। तो मिनिमम 100 को कराना ही कराना है। तो अगर आप 100 लोगों को करा लेंगे एवरी मंथ तो आप इस इंडिकेटर का तो मिलेगा, उसी अनुपात में ANM और आशा को भी मिलेगा। ये उपरांत सेव पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है वेलनेस एक्टिविटी। इसके भी 2 पार्ट हैं, तो जाहिर सी बात है 500 ईच होंगे। अभी इन्होंने बोला है कि एवरी मंथ में टारगेट जो है वो 10 है, यानी कि आपको 10 मिनिमम 10 आपको कराने हैं वेलनेस एक्टिविटी एवरी मंथ। तो हम मान लेते हैं 11 वेलनेस एक्टिविटी करा दी तो टारगेट कंप्लीट हो गया और इसका PBI मिल गया। वेलनेस एक्टिविटी आप सभी जानते हैं। इसके बाद वेलनेस एक्टिविटी का ही सेकेंड पार्ट है। इसमें बोला गया है टोटल नंबर ऑफ वेलनेस एक्टिविटी टू बी हेल्ड इन द मंथ एज पर एनुअल हेल्थ कैलेंडर।
टोटल वेलनेस एक्टिविटी तरह तरह की होती हैं, मगर कुछ वेलनेस एक्टिविटी होती हैं जो एनुअल हेल्थ कैलेंडर में, तो उनका 100% आपको कराना ही कराना है। तो मान लीजिए आपकी किसी मंथ में, जिस मंथ का आप फिल कर रहे हैं, उसमें हेल्थ कैलेंडर में 8 वेलनेस एक्टिविटी कंपलसरी दी है, तो वो 8 की 8 आपको करानी है, तभी आपको ये मिलेगा। तो सेव एंड अपडेट पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। इसके बाद SWC रिपोर्टिंग आ गया है। SWC रिपोर्टिंग में आप जैसा कि देख सकते हैं, इसके भी 2 पार्ट हैं, A एंड B। A पार्ट डेली रिपोर्टिंग से संबंधित है। इसमें बोला गया है कि मिनिमम 30 डेज का मंथ होता है। 30 डेज में आपका अगर 4 संडे निकाल दें और 1-2 गस्टेड हॉलीडे निकाल दें, तब भी आपके पास 24 दिन होते हैं। 24 दिन में गवर्नमेंट का कहना है कि मिनिमम 20 दिन आपको डेली रिपोर्टिंग करनी ही करनी है, और उस 20 दिन से कम करेंगे तो डेली रिपोर्टिंग वाला आपको TDI नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर मैं 19 डेज करता हूँ रिपोर्टिंग तो यहाँ 0 हो जाएगा। यदि मैं 20 दिन करता हूँ या 21 दिन करता हूँ तो आपको TDI मिल जाएगा। तो ये याद रखें कि 20 दिन डेली रिपोर्ट करनी है मिनिमम। के जस्ट उपरांत 15B जो 11B है, नंबर 15 है बट इंडिकेटर नंबर 11B है। ये हमारा सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट से संबंधित है। यहां पर कुछ नहीं करना है। देखिए, सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट आप लोग जानते हैं महीने में एक ही बार की जाती है, और यह प्रत्येक मंथ की सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट उसके अगले मंथ की फर्स्ट डेट से 10 डेट के बीच में की जाती है, 10 दिनों के अंदर की जाती है। तो इस चीज को याद रखें। यदि आप 10 दिन के अंदर सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट करते हैं तो आपका TDI बनता है। तो यहाँ पर जब आप 1 लिखेंगे, एक ही बार की जानी है, 1 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, प्लीज इंटर डिनोमिनेटर फर्स्ट ऑप्शन आया है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले यहाँ पर नॉमिनेटर कर दिया। डिनोमिनेटर करना है, डिनोमिनेटर हमारा कितना है? 1 है। एक ही बार की जानी सर्विस, अब वो एक बार हमने कर दी, तो ये देखिए 500 रुपीज आपका TDI बन गया। तो यहाँ पर 1 ही की जानी है। एवरी मंथ आप करेंगे अगर आप सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट सबमिट करते हैं टाइमली। और यहाँ सेव एंड अपडेट पर क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है JS से संबंधित, जन आरोग्य समिति। यहाँ पर पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ मीटिंग प्लान। तो जितना भी आपके यहाँ मीटिंग प्लान है वो 100% करानी है। टारगेट है 100%, ठीक है। तो 100% मीटिंग करानी है, लेकिन उसके लिए उन्होंने बोला है कि मंथली JS मीटिंग हेल्ड विद मिनिमम 60% ऑफ द मेंबर्स, यानी कि जितने भी मेंबर्स हैं JS मीटिंग में उसके 60% मेंबर भी हैं तो आप वो मीटिंग करा सकते हैं। तो JS मीटिंग मान लीजिए महीने में 4 कराई जानी थी और आपको 4 की 4 ही करानी है। आप कोशिश करेंगे कि 100% लोग हों, नहीं है तो 60% लोगों के साथ आप मीटिंग करा सकते हैं। तो ये देखिए आपको उसका TDI मिलेगा। सेव एंड अपडेट पर क्लिक करेंगे। VHSND जस्ट नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे कहा है टोटल नंबर ऑफ VHSND प्लान, और उसके अगेंस्ट में नंबर ऑफ VHSND हेल्ड। यहाँ 90% का टारगेट है, यानी जितनी भी प्लान है उसका 90% भी करा लेंगे तो आपको TDI मिलेगा। मान लीजिए 10 प्लान थी और आपने 9 कराई है तो आपको इसका TDI मिलेगा। सेव एंड अपडेट पे क्लिक करें। जस्ट उपरांत 14 जो है वो विलेज मीटिंग्स का है। इसमें भी 100% आपको कराना है। देखिए टारगेट 100% है। टोटल नंबर ऑफ VHSNC फॉर्म्ड इन SWC कैचमेंट एरिया, 1 मीटिंग पर VHSNC पर मंथ। इनका ये कहना है एक मीटिंग आपको एवरी VHSNC के लिए पर मंथ करानी है, और टोटल VHSNC कितनी है तो उतनी मीटिंग पर मंथ करानी है। तो मान लीजिए आपका सब सेंटर 5 विलेज को कवर करता है, 5 मीटिंग हो गई और आपको उसका 100% कराना है तो 5 भी कराना है। तो ये देखिए आपका इंडिकेटर हो गया। सेव एंड अपडेट पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। रेफरल फॉलो 15A, इसमें 2 पार्ट हैं। इसका आपको 35% अचीव करना है टोटल टारगेट का। अब इन्होंने कहा कि आपके यहाँ जो भी पेशेंट आते हैं उनको आपने हायर सेंटर पे रिफर किया,
और जब हायर सेंटर से वो वापस आए तो उसमें से कितने लोगों का आपने फॉलो अप किया। तो वो आपको मतलब इस इंडिकेटर के अनुसार आपको पीबीआई तभी अवेल कर पाएंगे जब टोटल रिफर किए गए कैंडिडेट्स का मिनिमम 35% लोगों का आप फॉलो अप करेंगे। तो मान लीजिए आपके यहाँ 400 लोग मंथ में आए और 400 में से आपने 200 लोगों को हायर सेंटर में रिफर कर दिया, तो 200 लोगों का 35% कितना होता है? 70। तो मिनिमम 70 लोगों को आपको फॉलो अप करना ही करना है कि आप वहाँ गए थे पीएचसी में, क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है, और उसके बाद आपका क्या इलाज चल रहा है, और जो भी इलाज चल रहा है उसकी मेडिसिन डिस्पेंस या आगे का फॉलो अप, ये सब आपको करना है। तो जैसे क्लिक करेंगे, देखिए ये पीबीआई सेव एंड अपडेट पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। कि जस्ट नेक्स्ट बात रिफरल फॉलोअप से ही संबंधित 15B है। यह है नंबर ऑफ सब सेंटर रिफर्ड पेशेंट सीन एट हायर सेंटर। नंबर ऑफ पेशेंट सीन फॉलोअप एट होम सब सेंटर आफ्टर बीइंग रिफर्ड डाउनवर्ड। अब यहाँ पर क्या है, देखिए ये क्वेश्चन है ऊपर वाले का ही जुड़ा हुआ, यानी कि जैसे 70 लोग का देखिए, मान लीजिए 200 लोगों को आपने हायर सेंटर पे भेजा, ठीक है, हायर सेंटर्स ने उनको देखा, ठीक है, उसके उपरांत नीचे भेज दिया वापस, ठीक है। तो अब नीचे जब वो आए तो उनमें से कितने का डाउनवर्ड, मान लीजिए 200 लोग हैं, 200 लोगों को अपने आप पीएचसी में देखा और उनमें से मान लीजिए 50 लोग ऐसे हैं जिनका पीएचसी ने कोई ना कोई प्रॉब्लम है और उनको बार बार आने की पीएचसी आवश्यकता नहीं है। कि ऐसे भी पेशेंट्स हो सकते हैं कि उनको एक बार दवा दे दी गई, फिर आगे बोल दिया गया कि आप यहाँ ना आए, सब सेंटर पे ही आगे आप दवा लेते रहें। तो ऐसे केसेज मान लीजिए 200 में से 60 केसेज, ठीक है, जिनको पीएचसी ने उनका इलाज करने के बाद उनको डाउनवर्ड नीचे सब सेंटर भेज दिया। तो ऐसे 60 लोगों में से मिनिमम 80% का आपको डाउनवर्ड फॉलोअप करना है। तो वो हो जाएगा 48, 60 का 48 हो जाएगा, तो 48। तो आपको ये इंडिकेटर भी मिल जाएगा और सेव एंड अपडेट पर क्लिक कर दो। तो ये सारे इंडिकेटर हमारे पूरे हो गए। अब एक चीज ध्यान रखें, आप देख रहे होंगे ईच एंड एवरी इंडिकेटर में यहाँ पर चूज फाइल अपलोड करने का ऑप्शन देता है। तो अभी तो सितंबर मंथ तक गवर्नमेंट ने आपको अनुमति दे रखी है कि आप यहाँ पर कोई भी फाइल अटैच नहीं करेंगे, तब भी चलेगा। मगर अगर भविष्य में आगे बोला जाता है तो आपको उसके लिए मैं टिप बताता हूँ। आप एक काम करेंगे, आप डेस्कटॉप पे मंथ के नाम से, मान लीजिए सितंबर मंथ का आप ये पीबीआई फिल करने जा रहे हैं, तो सितंबर पीबीआई करके एक फोल्डर बनाएंगे और उसमें एवरी इंडिकेटर से संबंधित जो भी सपोर्टिंग फाइल है उसी इंडिकेटर के नाम से सेव करेंगे। जैसे कि एएनसी का जो भी सपोर्टिंग फाइल है अपनी, वो आप एएनसी के नाम से सेव कर लेंगे। ऐसे ही एचबीएनसी के नाम से सेव करेंगे, रूटीन इम्यूनाइजेशन, ऐसे ऐसे करके। तो आपको जब आप अटैच करेंगे ना, तो गलत फाइल नहीं अटैच करेंगे, आप चूज फाइल पे जाएंगे और एएनसी नाम की फाइल को सिलेक्ट करके अटैच करेंगे। ऐसे ऐसे करके आप सारे सपोर्टिंग फाइल्स को अटैच कर देंगे। जिससे ये फायदा होगा कि जब आपके एमओ आपका वेरिफिकेशन करेंगे जो भी आपने फिल किया है, तो वो सपोर्टिंग फाइल सही सपोर्टिंग फाइल देख पाएंगे। तो आपने देख लिया कि इस तरीके से सारे इंडिकेटर हमने फिल कर दिए। अभी हम बैक जाएंगे पीएचओ इंसेंटिव वाले पेज पर ही। बैक आने के बाद हम देखेंगे कि जहां जहां पर भी स्टार्टेड आ गया है, इसका मतलब यहाँ के इंडिकेटर्स हमने फिल कर लिए। अभी देखेंगे टेली कंसल्टेशन। टेली कंसल्टेशन एक ऐसा इंडिकेटर है जिसमें नॉट स्टार्ट आ रहा है। इसका मतलब ये है भूल, बस ये हमने भूल गए हैं हम इसको करना, क्योंकि यहाँ नॉट स्टार्टेड दिखा रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, फिर से एंट्री में जाएंगे और जिस इंडिकेटर को हम भूल गए हैं ये, वहां पर जाएंगे। इन्होंने कहा टारगेट क्या है 100 टेली कंसल्टेशन मिनिमम कराने, तो आप इसमें 100 करें, ये देखिए, और सेव एंड अपडेट पर क्लिक कर देंगे। प्लीज फिल ऑल द इनपुट। ओके, मैं यहाँ ये वाला इनपुट फिल करने को भूल गया हूँ। यहाँ पर आप 1 या 2 डालेंगे। 1 यानी कि एक आपने ई संजीवनी इन का इस्तेमाल किया है,
2 का मतलब है आपने ई संजीवनी इन और ई संजीवनी ओपीडी दोनों का इस्तेमाल। तो मैं 1 डाल रहा हूँ और सेव एंड अपडेट पर क्लिक कर देंगे। योर पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुली सेव्ड। अब जब हम बैक होके जाएंगे, देखते हैं और देखिए अभी देखेंगे सभी में स्टार्टेड लिख के आ रहा है। स्टार्टेड लिख के आ रहा है, इसका मतलब कि अभी आपने सभी के लिए क्लेम फॉर्म फिल कर दिया है। यहीं पर आपका काम खत्म नहीं होता है। इसके बाद जहां जहां भी स्टार्टेड लिखा है, स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके का बॉक्स आएगा, फाइनेंशियल ईयर, मंथ आएगा। आर यू श्योर टू सबमिट द फॉर्म? आफ्टर सबमिशन यू विल नॉट बी एबल टू चेंज द डेटा फर्दर। तो अभी हमें सभी में सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के उपरांत ये देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए ये घूमने लगा है, ये इसको रिडायरेक्ट करेगा और यहाँ सबमिटेड लिख के आ जाएगा स्टार्टिंग। ऐसे ही आपको सारे इंडिकेटर्स में करना है। अगर आप केवल इंडिकेटर फिल करके छोड़ देंगे तो वो आपका काम अधूरा होगा। तो आपको सभी में सबमिट पे क्लिक करना है। ये देखिए सबमिटेड आ गया और इसके जस्ट उपरांत उसके नेक्स्ट क्लिक करेंगे। ऐसे ही करते चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमने सभी पे जितने भी 20 इंडिकेटर थे सभी पे हमने स्टार्टेड पे क्लिक कर करके उनको सबमिट कर दिया और सबमिटेड लिख के आ गया। जब इस तरह से सबमिटेड लिख के आ जाएगा, इसका मतलब आपने अपना काम कर दिया है और अब आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद ये एमओ लेवल पे जाएगा, उसको एमओ चेक करेंगे और आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो आपका काम यही तक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों को इससे बहुत आसानी होगी पीबीआई फॉर्म फिल करने में। हाँ, इसके साथ ही साथ मैं आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट करके एक ऑप्शन है, ये बताता हूँ। इसमें देखिए इतने हेड दिखेंगे, हेड वाइज इंसेंटिव, ब्लॉक वाइज इंसेंटिव, सीएचओ वाइज इंसेंटिव, एएनएम वाइज इंसेंटिव, आशा वाइज इंसेंटिव और पेमेंट स्टेटस। तो इन पर क्लिक करके आप अपना स्टेटस देख सकते हैं कि क्या स्टेटस है। हेड वाइज इंसेंटिव पे क्लिक करेंगे तो आप हेड वाइज देख पाएंगे कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया है, उनका सबका दिख जाएगा। ये देखिए आप ये सब फिल किया था, ये दिख रहा है। तो आप यहाँ से हेड वाइज देख सकते हैं। और हेड मतलब इंडिकेटर वाइज, ओपीडी, एएनसी, रूटीन इम्यूनाइजेशन, एसपीएनसी, स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज, ट्रीटमेंट फॉर हाइपरटेंशन, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद ब्लॉक वाइज इंसेंटिव, नेक्स्ट ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। ब्लॉक आपका ऑटो सेलेक्ट आएगा और इसके बाद मंथ, किस मंथ का देखना चाह रहे हैं, या रेंज सेलेक्ट कर लें, इस मंथ से इस मंथ तक का देखना चाह रहे हैं। हम केवल सितंबर का देखना चाह रहे हैं तो दोनों में सितंबर सेलेक्ट करेंगे और जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, ये जस्ट उपरांत सीएचओ वाइज इंसेंटिव, उस पर क्लिक करेंगे और सब सेंटर अपना सेलेक्ट कर लेंगे, जेटा मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, सितंबर, जैसे मुझे सितंबर का देखना है और यहाँ पे भी सितंबर ही सिलेक्ट करेंगे। अगर एक से ज़्यादा मंथ का देखना है तो यहाँ पर पहला और उसके बाद रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, जनरल रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे और इस तरीके की रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। नाम, ब्लॉक का नाम, सब सेंटर का नाम और ये सीएचओ का नाम और इसके उपरांत सीएचओ आईडी और ये जो आपके हेड वाइज या इंडिकेटर वाइज पीबीआई। अब ये ऐसे ही एएनएम वाइज इंसेंटिव है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और सेम उसी तरीके से सिलेक्ट करेंगे। और जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। ये देख सकते हैं दीपमाला
एएनएम का नाम था, इसका मुझे दे दिया। सही आशा वाइज इंसेंटिव और पेमेंट स्टेटस दे। आशा वाइज इंसेंटिव मैं स्किप कर दे रहा हूँ क्योंकि वो सेम वैसे ही है जैसे एएनएम। पेमेंट स्टेटस देख लीजिए आप, यहाँ पर पेमेंट का स्टेटस देखिए, नॉट स्टार्टेड। यहाँ पर नॉट स्टार्टेड इसलिए आ रहा है जो आपने अभी फॉर्म सबमिट किया है और ये नॉट स्टार्टेड। जब यहाँ पे एमओसी के द्वारा अप्रूवल हो जाएगा तो यहाँ पर स्टार्टेड आ जाएगा। और इसके उपरांत जब आपके नेक्स्ट लेवल पे इसका हो जाएगा तो क्रेडिट जब होने वाला होगा आशा या उसमें, तो आपका यहाँ पर भी स्टार्टेड लिख के आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, आपने देख लिया है और आई होप कि आपको काफ़ी हद तक ये समझ में आ गया है। बहुत ही सिंपल है। इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर करें जिन लोगों को भी पीबीआई फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करने में या लॉगिन करने में या कंफ्यूजन है कि पीबीआई इंडिकेटर कैसे फिल करें, तो यह वीडियो देख करके उनको काफ़ी मदद मिलेगी। इसके साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी आशा बहनों या एएनएम बहनों को भी यह वीडियो सेंड करें ताकि वो देख पाएं कि उनको भी ये सभी इंडिकेटर्स में आपको टीम बेस्ड इंसेंटिव मिल रहा है, जिससे कि वो मोटिवेट होंगी और इस टारगेट को पूरा करने में आपकी पूरी मदद करेंगी। आपसे एक और रिक्वेस्ट है, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके आप इसका नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आगे हम जब वीडियो बनाएंगे तो आप उसको देख पाएंगे। आई होप कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। थैंक यू सो मच।